हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई के डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022। अभी यहाँ पे रिसेंटली ही इंडोनेशिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो डिजास्टर रहता है, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आती है, वो जो रिस्क रहता है उसको कैसे कम करना है। तो इसी बेस पे जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 इंडोनेशिया में हेल्ड हुआ। और यहाँ पे बैली एजेंडा फॉर रिसाइलेंस को भी समराइज किया गया। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, फ्रॉम रिस्क टू रिसाइलेंस टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन अ कोविड-19 ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड। आपको पता ही है कि कोविड-19 का जो टाइम ड्यूरेशन है, और जब लॉकडाउन था कोविड-19 का, जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा केसेस जब आ रहे थे, बहुत लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, कई लोगों की जॉब चली गई। क्लियर। तो ये कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है हम लोगों ने, जैसे ट्रांसफॉर्म का हो रहा है वर्ल्ड कोविड-19 से। अगर बात करें यहाँ पे, ये एक तरह की फर्स्ट ग्लोबल गैदरिंग फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो कोविड पैंडमिक से ये देखने को मिली है। ये इस तरह की पहली ग्लोबल गैदरिंग है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये हुई कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर बात करें मिडवे बिटवीन UNFCC COP26 एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस रही COP27। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 रही आपकी ग्लासगो यूके में। COP27 जो है ये होगी अभी इजिप्ट में। COP28 कहाँ पे होगी, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टारगेट्स जो हैं हमारी कंट्री के द्वारा लिए गए कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है 2070 तक हम लोगों ने क्या करना है, इसको कम करना है। तो ये हमारे पीएम का ये क्या था, टारगेट यहाँ पे सेट किया गया। और यहाँ पे बाइनीलियर जो मल्टी स्टेक होल्डर फर्म है, क्रिटिकल कंपोनेंट जो है, स्पेशली मॉनिटरिंग करने के लिए और इम्प्लीमेंट कैसे करना, हम लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2050 से 2030 तक का। ठीक है। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये सेंडाई नाम की एक सिटी है, कहाँ पे, जापान में है। जापान से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेमवर्क लाए गए, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है, अगर फ्लड आए, सुनामी आए, उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये सारी जो सिचुएशन है लोगों के द्वारा फेस की जाती है, तो लोग बड़ी जल्दी ही इन सब चीज़ों से उभर जाते हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले आपको और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे 1989 में इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पे लाया गया। 1994 में योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन लाया गया। 1999 में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पे लाया गया। उसके बाद यहाँ पे ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2050 तक का लाया गया, 15 तक का लाया गया। उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क है। अगर यहाँ पे बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क की, तो इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों ने याद रखना है 2015 से 2030 तक का। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और पेरिस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं COP21 जो है, वहाँ से सारी चीज़ें जो हैं ये स्टार्ट की गई। तो ये सारी की सारी, जैसे योकोहामा, ठीक है, ह्योगो, ये सारी सिटी जापान की है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, और ये सीरीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का जो टारगेट रखा गया है 10 साल का, यहाँ पे जो है, यानी कि 15 ईयर्स का यहाँ पे जो है टारगेट रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेम एज रिकॉग्नाइज भी किया गया। हमारी कंट्री के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिज़ास्टर को कम करने के लिए, यानी कि डिज़ास्टर से कैसे हम लोगों ने बचना है इन सब चीज़ों से। तो क्या क्या हमारी कंट्री के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि कोalition फॉर डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसी एंड यहाँ पे उनके जो प्रोग्राम्स हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, और बहुत सारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, साथ में मिलके ये जो है पार्टनरशिप का ये हिस्सा बने। ठीक है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटी इसका हिस्सा बने, और एम क्या है कि हम लोगों ने जो सिस्टम है, रिसाइलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, क्लाइमेट एंड जो डिजास्टर रिस्क है, इसको कैसे हम लोगों ने कम करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। अगर बात करें यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की, तो ये क्या है, एक प्राइमरी पर्पस है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स रहता है नेचुरल और मैनमेड जो डिजास्टर रहते हैं। नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर आपको मैंने समझाया भी था, जो हमारी कल की वीडियो आई थी, जिसके आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें नेचुरल एंड मैनमेड का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम लेके चलना है डिज़ास्टर को कैसे हम लोगों ने
जो है वो कम करना है, और जो क्राइसिस देखने को मिलता है इसकी वजह से उससे भी कैसे हम लोगों ने लड़ना है। पॉलिसीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, प्रॉपर प्लान लेके चलना है, गाइडलाइंस जो होनी चाहिए डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, और यहाँ पे इफेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए टू डिज़ास्टर्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? इको सेंसिटिव जोन्स की मैं अगर बात करूं, पहले आप लोग ये मैप देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ पे तमिलनाडु कुछ तमिलनाडु का कुछ पार्ट जो है, यहाँ पे सारे कितने आ जाते हैं, सारे वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। क्लियर? तो वेस्टर्न घाट्स में टोटल आपको कितनी स्टेट्स देखने को मिलती हैं? तो टोटल 6 स्टेट देखने को मिलती हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये सारा जो पार्ट है इसका 37% जो पार्ट है ये आता है वेस्टर्न घाट्स में। आखिर वेस्टर्न घाट्स होते क्या हैं? ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। यहाँ पे माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, तो इसकी सारी चीज़ों को बैन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न घाट्स को फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स है, नीलगिरीज है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स है। नीलगिरी जो है सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न सदर्न वेस्टर्न घाट्स के बिटवीन आती है। तो ये आप इसकी सीरीज भी याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया यहाँ पे रखा गया है वेस्टर्न घाट्स का, उसको 1 किलोमीटर और एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या रहा है कि फार्मर्स जो हैं केरला के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इनका हैबिटेट है, तो वहाँ से इनको क्या होना पड़ेगा, वहाँ से अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्लियर? तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि इनका वहाँ पे लाइवलीहुड है, रोजी रोटी वहाँ से चलती है उस एरिया में। तो इसलिए फार्मर्स जो हैं वहाँ के केरला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है किसको, इको सेंसिटिव जोन्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि मिनिमम 1 किलोमीटर जो एरिया है वो मेजर किया गया है। डेमोक्रेटिक बाउंड्री जो है एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं। एंड केरला जो स्टेट असेंबली के द्वारा डिमांड की गई है कि जो सेंटर के द्वारा 10 किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, फिर उसको 1 किलोमीटर और इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है इको सेंसिटिव जोन्स को लेकर, 0 अराउंड 10 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द स्टेट। यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नोटिफाई जो किया गया है अनप्लीसेंट जो सिचुएशन है केरला में, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है लैंड को लेके, और लैंड का जो यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में पॉलिटिकल रेमिफिकेशन के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। केरला का मतलब ये कंसर्न है, चिंता की बात ये है कि जो पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ता है यूनिक लैंडस्केप के ऊपर पड़ता है। केरला का नियर 30% जो एरिया है वो फॉरेस्टेड लैंड है, यानी कि जंगल वाला एरिया है, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं, टोटल वेस्टर्न घाट्स ऑक्यूपाई करते हैं स्टेट का 48% एरिया। क्लियर? तो हाई डेंसिटी है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे जो ह्यूमन की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और इसी एरिया को एक प्रोटेक्टेड एरिया भी नोटिफाई कर दिया गया है। तो फार्मर्स का जो ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं डिमांड कर रही हैं कि जितना भी ह्यूमन सेटलमेंट है इसमें, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन्स के जरिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स आखिर होते क्या हैं, डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स जो है ये लोकेटेड रहते हैं विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, उसमें नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं। आपने सुना होगा, पढ़ाया भी है मैंने, कि कस्तूरी रंगन कमेटी और गडगिल कमेटी आई थी। कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बोला गया था कि 30% जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल है, तो उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। क्लियर? तो ये दोनों कमेटीज जो थी इको सेंसिटिव जोन्स को लेके थी। तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जो एरिया है नोटिफाई किसके द्वारा किया गया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और कौन से एक्ट के अंडर इसको रखा गया है, डेट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। बेसिक एम क्या है कि हमने जो सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं इसके आसपास, नेशनल पार्क के आसपास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास, उसको कम करना है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस एक्टिविटीज़ का, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल हो गया है इकोसिस्टम। क्लियर? इसलिए इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो टोटल कवर जो है 1500 किलोमीटर अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला जो है 6 स्टेट्स में ये फैला हुआ है।
सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट का एरिया किस में आता है, वो है कर्नाटका में, और सबसे कम आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात का। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी बना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि ये काफ़ी सारा एरिया जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ओके, जिसको इको सेंसिटिव जोन्स घोषित किया गया है। इसको मेजर की अगर बात करें तो 88.2 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड दी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। तो ये केरला में है। क्लियर? और फार्मर्स की चिंता की बात ये है कि जो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ फार्मर्स हैं, यहाँ पे विलेजेस की अगर बात करें, यहाँ पे 6 विलेजेस देखने को मिलते हैं जो बैडली अफेक्टेड हुए हैं इसकी वजह से। तो फार्मर्स जो है नॉट एबल टू यूज़ देयर लैंड, वो अपने लैंड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ट्री को प्लांट करने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। कंस्ट्रक्शन जो है रोड्स का वो भी यहाँ पे ठप पड़ा है। हाउसेज एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है अलाउ की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक्टिविटीज़ जो परमिट की गई है अंडर इको सेंसिटिव जोन्स में वो है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसमें भी कौन सी हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सोलर पैनल वगैरह। और यहाँ पे अडॉप्शन रहेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी का फॉर ऑल एक्टिविटीज़। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिट की गई हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रोहिबिट की गई हैं इको सेंसिटिव जोन्स के अंडर, वो है जैसे कमर्शियल माइनिंग हो गया, सॉ माइनिंग, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन जैसे एयर वाटर सॉयल एंड नॉइस पोल्यूशन रहता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुड, टूरिज्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे बैन की गई है, लाइक जैसे हॉट एयर बैलून्स हो गया। क्लियर? ओवर द नेशनल पार्क डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट और एनी सॉलिड वेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है कि इको सेंसिटिव जोन्स जो है उसके बारे में स्टेटमेंट आपने करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इको सेंसिटिव जोन्स जो है ये एरिया जो है डिक्लेयर किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो यहाँ पे प्रपोज किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन, और ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो जोन्स एंड एक्सेप्ट किसको, एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जागृति मैस्कॉट के बारे में। जागृति यानी कि ये कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है कि ग्राहक जो है उसको आज के टाइम में क्या है एकदम सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ठगी वगैरह भी देखने को मिलती है। क्लियर? तो रिसेंटली ही मैस्कॉट यहाँ पे जागृति अभी लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, जो एम्पावर करेगा कंज्यूमर को कि वो यानी कि अपने अपने अधिकार को लेके, कंज्यूमर राइट्स को लेके क्या रहे, अवेयर रहे। तो यहाँ पे एम्पावर करने की बात की गई है स्पेशली कस्टमर्स को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस की बात की गई है वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हॉलमार्क, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यहाँ पे टोल फ्री नंबर है 1915, प्रोविजन यहाँ पे वेट एंड मेजर एक्ट की बात की गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और टेस्टोनोमियल बाय कंज्यूमर और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि इंक्रीज करना कैंपेन स्पेशली प्रेजेंस डिजिटल, क्योंकि डिजिटल आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफ़र रहता है सारी चीज़ें, तो कई बार जो है बहुत सारी दिक्कत भी देखने को मिलती है। कई बार कंज्यूमर राइट का हनन भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया, और टैगलाइन भी रखी गई है जागो ग्राहक जागो। ठीक है? तो वेरियस मीडिया कैंपेन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे बात की गई है कंज्यूमर राइट्स के बारे में। यहाँ पे जो प्रोविजंस रखे गए हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट सही है? 2012 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। स्टेटमेंट फर्स्ट है कंज्यूमर जो है ये एम्पावर करता है सैंपल ऑफ फॉर फूड टेस्टिंग। एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि जब कंज्यूमर फाइल्स जो है यानी कि कंप्लेंट कंज्यूमर के द्वारा यहाँ पे दर्ज की जाती है इन एनी कंज्यूमर फॉर्म, वो यहाँ पे फीस जो है रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी कंप्लेंट फील कर सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, यहाँ पे जो फाइल अ कंप्लेंट कंज्यूमर फॉर्म ऑफ हिज बिहाफ। ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 ओनली।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोगों की ही रिवीजन होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए, एंड फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।